Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss polity from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने वाले हैं. We'll explore its historical background, the dramatic evolution of the collegium system, और हाँ, a very detailed comparison between the Supreme Court and the High Court. For anyone preparing for UPSC prelims and mains, ये टॉपिक तो मतलब absolutely critical है. Exactly. और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अंडरस्टैंडेबल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें. We will go through every aspect mentioned in the source material step by step. इसमें जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी पावर्स, जुरिसडिक्शन और रिमूवल प्रोसेस सब कुछ शामिल होगा. तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं. भारतीय न्यायपालिका की जड़ें ये कहाँ से आती हैं? जाहिर है ब्रिटिश रूल से. हाँ, इसकी नींव रखी रही थी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से. इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की स्थापना हुई. ये एक शुरुआत थी. इसके बाद किंग जॉर्ज III के चार्टर्स के जरिए मद्रास में 1800 में और बॉम्बे में 1823 में भी सुप्रीम कोर्ट्स बनाए गए. लेकिन आज हम जिन्हें हाई कोर्ट्स के नाम से जानते हैं, उनका कॉन्सेप्ट कब और कैसे आया? वो आया इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के साथ. इस एक्ट ने एक बड़ा बदलाव किया. इसने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के सुप्रीम कोर्ट्स को बदला और वहां हाई कोर्ट्स की स्थापना की. और जो पुरानी सदर अदालतें थीं, उन्हें खत्म कर दिया. दिलचस्प बात यह है कि उस समय ये हाई कोर्ट्स ही सर्वोच्च न्यायिक संस्थाएं थीं. और फिर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी तो था. बिल्कुल. वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था. उसका मुख्य काम था प्रांतों और संघीय राज्यों मतलब प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट्स को सुलझाना. एक तरह से ये आज के सुप्रीम कोर्ट का प्रीडिसेसर था. तो ये तो हुई आजादी से पहले की बात. पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या बड़े बदलाव हुए? आजादी के बाद हमने प्रांतों के लिए हाई कोर्ट्स की व्यवस्था को तो जारी रखा, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से. इसने पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया कि वो मतलब 2 या 2 से ज्यादा राज्यों या किसी राज्य और यूनियन टेरिटरी के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है. जैसे आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है. बिल्कुल वही. ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन समझ में आ गया. अब जुडिशरी के मौजूदा स्ट्रक्चर की बात करते हैं. भारत का सिस्टम यूनिक क्यों माना जाता है? क्योंकि भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है. इसे आसान भाषा में समझे तो हमारे यहाँ केंद्र के कानूनों और राज्य के कानूनों के लिए अलग अलग अदालतें नहीं हैं. एक ही हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है जो दोनों तरह के लॉज को लागू करती है. और इस हायरार्की में सबसे ऊपर कौन है? इस हायरार्की के टॉप पर है सुप्रीम कोर्ट. उसके नीचे आते हैं राज्य स्तर पर हाई कोर्ट्स और फिर जिला स्तर पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशंस कोर्ट्स. ये पूरा ढांचा एक पिरामिड की तरह काम करता है. हाई कोर्ट्स के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए. हाई कोर्ट किसी भी राज्य की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च होता है. जैसा हमने अभी बात की, पहले हाई कोर्ट्स 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में बने और 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई. आज की तारीख में देश में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं. और ये अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामलों को देखते हैं? हाँ बिल्कुल. और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का क्या रोल है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम करते हैं. ये न्याय व्यवस्था की रीढ़ हैं जहां आम नागरिक सबसे पहले पहुंचता है. इनमें सिविल मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और क्रिमिनल मामलों के लिए सेशंस कोर्ट शामिल हैं. चलिए अब उस विषय पर आते हैं जो हमेशा चर्चा में रहता है और जिस पर सबसे ज्यादा सवाल भी बनते हैं, द कॉलेजियम सिस्टम. इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, खासकर कंकरेंस और कंसल्टेशन शब्दों के बीच की खींचतान. बिल्कुल. ये पूरी कहानी असल में एक रस्साकशी है न्यायपालिका की आजादी और सरकार के अधिकार के बीच. इसकी एवोल्यूशन को हम 4 महत्वपूर्ण केसेस से समझ सकते हैं. पहला था फर्स्ट जजेस केस 1982. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति पर कंसल्टेशन का मतलब सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है, कंकरेंस यानी सहमति नहीं. मतलब सरकार के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह मानना जरूरी नहीं था. तो यहाँ पड़ना सरकार की तरफ भारी था, लेकिन ये स्थिति बदली है ना? हाँ, 1993 में पासा पलट गया. सेकेंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया. कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस ही होगा, यानी सीजीआई की सलाह को मानना होगा. हाँ, यहीं से कोलिजियम सिस्टम की असल शुरुआत हुई और ये तय हुआ कि सीजीआई अपने 2 सीनियर मोस्ट कॉलीग्स से सलाह करने के बाद ही अपनी रिकमेंडेशन देंगे. ओके, लेट्स अनपैक दिस. तो पहले सरकार का दबदबा था, फिर न्यायपालिका ने कहा कि सहमति जरूरी है, फिर थर्ड जजेस केस में क्या हुआ? थर्ड जजेस केस 1998 में इस व्यवस्था को और विस्तार दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन प्रोसेस किसी एक व्यक्ति की राय नहीं हो सकती. इसमें प्लुरैलिटी ऑफ जजेस यानी कई जजों की भागीदारी होनी चाहिए. सीजीआई को अब 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कोलिजियम से परामर्श करना होगा. और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई. अगर इन 4 में से 2 जज भी किसी नाम पर एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो सीजीआई वो रिकमेंडेशन सरकार को नहीं भेज सकते. तो कोलिजियम बड़ा और मजबूत हो गया. लेकिन सरकार ने इसे बदलने की कोशिश भी तो की थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन या एनजेएसी के जरिए. हाँ, वो था फोर्थ जजेस केस 2015. पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके कोलिजियम सिस्टम को एनजेएसी से बदलने की कोशिश की.
इस एनजेएसी में कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी शामिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला माना और एनजेएसी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया। So, what does this all mean for the present scenario? आज जजों की नियुक्ति कैसे होती है? आज की प्रक्रिया इन्हीं फैसलों का नतीजा है। सबसे पहले सीजीआई वैकेंसी होने पर प्रक्रिया इनिशिएट करते हैं। फिर सीजीआई और 4 वरिष्ठतम जजों का कोलिजियम नामों की सिफारिश करता है। ये नाम सरकार को भेजे जाते हैं। सरकार इन नामों पर अपना रिव्यू और बैकग्राउंड चेक करती है और फीडबैक देती है। अंत में प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के बाद नियुक्तियां होती हैं और शपथ ग्रहण समारोह होता है। सोर्स में जस्टिस जे चेल्लेमेश्वरा के डिसेंट का एक दिलचस्प जिक्र है। हाँ, ये उसी 4th जजेस केस 2015 से जुड़ा है। जब पूरी बेंच ने एनजेएक्सी को रद्द कर दिया, तब जस्टिस चेल्लेमेश्वर अकेले जज थे जिन्होंने डिसेंट किया और एनजेएक्सी का समर्थन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि कोलेजियम सिस्टम अपारदर्शी है और इसमें सुधार की जरूरत है। उनकी एक बात बहुत मशहूर हुई, जब जजों की नियुक्ति होती है तो ये एक दुर्लभ क्षण होता है जब अधिक शक्ति नहीं बल्कि अधिक खुलेपन, सनलाइट की मांग की जाती है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए अब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक विस्तृत तुलना करते हैं जो संविधान के पार्ट वी और पार्ट 6 पर आधारित है। पहला पैरामीटर है बेसिक फैक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट, जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 के फेडरल कोर्ट पर आधारित है, हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का शीर्ष है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और इसने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह ली, जो पहले भारत का हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था। दूसरी तरफ हाई कोर्ट की व्यवस्था भी गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत हर प्रांत के लिए की गई थी और जैसा हमने पहले चर्चा की, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने कॉमन हाई कोर्ट्स की अनुमति दी। और इनके अधिकार क्षेत्र यानी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में क्या फर्क है? सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र तो पूरे भारत में है। हाई कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन आमतौर पर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं तक ही सीमित होता है। आसान भाषा में कहें तो ये उस राज्य की सीमाओं के साथ कोटर्मिनस होता है। हालांकि पार्लियामेंट कानून द्वारा इसे बदल सकती है। नेक्स्ट अप, कॉम्पोजिशन। इन अदालतों की संरचना कैसे होती है? कितने जज होते हैं? सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 34 जजेस हैं, एक सीजीआई और 33 अन्य जज। ये संख्या द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद 31 से बढ़ाई गई थी और जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है। हाई कोर्ट्स में जजों की संख्या संविधान में तय नहीं है। अच्छा। हाँ, ये प्रेसिडेंट के विवेक पर निर्भर करती है और काम के बोझ के हिसाब से तय होती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, अपॉइंटमेंट प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अपॉइंटमेंट को लेकर एक कन्वेंशन था कि सीनियर मोस्ट जज को ही सीजीआई बनाया जाएगा। ये कन्वेंशन 1973 और 1977 में तोड़ा गया, लेकिन सेकंड जजेस केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से स्थापित कर दिया। अदर जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा सीजीआई और एससीएचसी के अन्य जजों के कंसल्टेशन के बाद की जाती है, जैसा कोलिजियम सिस्टम में तय है। और हाई कोर्ट्स में नियुक्ति कैसे होती है? हाई कोर्ट में आर्टिकल 2117 के तहत चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रेसिडेंट, सीजेआई और उस राज्य के गवर्नर के कंसल्टेशन के बाद करते हैं। अदर जजेस की नियुक्ति में प्रेसिडेंट, सीजेआई, गवर्नर और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं। और थर्ड जजेस केस के अनुसार हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए सीजेआई को एससी के 2 वरिष्ठतम जजों से भी परामर्श करना होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस के लिए क्या क्राइटेरिया है? क्या कोई भी वकील जज बन सकता है? नहीं, इसके लिए कड़े मापदंड है। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही उसे कम से कम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का जज, 5 साल? हाँ, या 10 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। एक तीसरा रास्ता भी है, वो प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट यानी प्रतिष्ठित न्यायविद हो। और हाई कोर्ट जज के लिए? हाई कोर्ट जज के लिए भी भारत का नागरिक होना जरूरी है। उन्हें 10 साल तक भारत में कोई जुडिशियल पोस्ट पर होना चाहिए या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए। यहाँ पर डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट वाला प्रावधान लागू नहीं होता। एक और गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही पदों के लिए कोई मिनिमम एज नहीं बताई गई है। सही कहा, कोई मिनिमम एज नहीं है। अब बात करते हैं ओथ और एफर्मेशन और टेन्योर की। सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट के समक्ष शपथ लेता है। उनका टेन्योर 65 वर्ष की आयु तक होता है। वहीं हाई कोर्ट का जज राज्य के गवर्नर के समक्ष शपथ लेता है आर्टिकल 219 के तहत और उनका टेन्योर 62 वर्ष की आयु तक होता है। अच्छा, तो रिटायरमेंट एज में फर्क है? हाँ, 3 साल का। और दोनों ही प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा दे सकते हैं और दोनों को हटाने की प्रक्रिया भी एक जैसी ही है, जो कि बहुत मुश्किल है। एक सवाल मन में आता है, अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है तो क्या सारा काम रुक जाता है? क्या एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए कोई टेम्पररी व्यवस्था होती है? बिल्कुल होती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 126 के तहत प्रेसिडेंट एक एससी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकते हैं अगर सीजीआई का पद खाली हो या वो किसी वजह से काम ना कर पा रहे हो। ऐसी व्यवस्था हाई कोर्ट में भी है। आर्टिकल 223 के तहत प्रेसिडेंट किसी एचसी जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त कर सकते हैं। क्या कोई रिटायर्ड जज भी वापस काम कर सकता है? हाँ, ये भी संभव है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई प्रेसिडेंट की पूर्व सहमति से किसी रिटायर्ड एससी जज या क्वालिफाइड रिटायर्ड एचसी जज से अस्थायी रूप से काम करने का अनुरोध कर सकते हैं।
इसी तरह हाईकोर्ट में भी वहां के चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट की सहमति से किसी रिटायर्ड एचसी जज से काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। यह आर्टिकल 224A में है। ये जजों की कमी या बढ़ते केसों के बोझ को संभालने के लिए किया जाता होगा? बिल्कुल। ये है, बल्कि संविधान में इसके लिए कई मजबूत इंतजाम किए गए हैं। ऐसा क्यों है कि एक जज को हटाना लगभग नामुमकिन बनाया गया है? यही तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आधार है। इसके कई पहलू हैं। पहला, अपॉइंटमेंट में न्यायपालिका की बड़ी भूमिका है। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ टेनर, यानी उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। तीसरा, सर्विस कंडीशंस में नियुक्ति के बाद कोई प्रतिकूल बदलाव नहीं किया जा सकता, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। और उनके खर्चों का क्या वो भी उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं होता। हाई कोर्ट में जजों का वेतन राज्य के कंसोलिडेटेड फंड पर और पेंशन केंद्र के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होती है। इसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस पर भी रोक है। अच्छा, एससी जज कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते? नहीं, और एचसी जज एससी या दूसरे एचसीज में कर सकते हैं, पर उसी एचसी में नहीं। ये सब इसलिए ताकि कोई भविष्य के फायदे के लिए अपने फैसलों में हेरफेर न करे। लेट्स टॉक अबाउट देयर ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स, खासकर रिट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें एससी और एचसी में क्या बड़ा अंतर है? सुप्रीम कोर्ट का एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन है। वो संविधान का अंतिम व्याख्याकार और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है। जहां तक रिट ज्यूरिसडिक्शन की बात है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। केवल फंडामेंटल राइट्स पे? हाँ, और यहीं पर हाईकोर्ट की शक्ति ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों, अदर लीगल राइट्स के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए रिट के मामले में हाईकोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से भी व्यापक है। एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के दो मतलब हैं। पहला, उस अदालत के फैसलों का एविडेंशियरी वैल्यू होता है, मतलब उन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है और किसी निचली अदालत में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। दूसरा, उसके पास अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने की शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 129 और हाई कोर्ट आर्टिकल 215 दोनों ही कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? क्या अदालत की आलोचना करना भी अवमानना है? देखिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 इसे नियंत्रित करता है। ये दो तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट यानी अदालत के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा करना, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी कुछ ऐसा प्रकाशित करना जिससे अदालत के अधिकार को स्कैंडलाइज या कम किया जाए। लेकिन न्यायिक फैसलों की फेयर क्रिटिसिज्म अवमानना नहीं मानी जाती। और इसकी सजा क्या है? इसकी सजा 6 महीने तक की कैद या 2000 रुपए तक का जुर्माना हो सकती है। अब बात करते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस और रिमूवल ऑफ जजेस की। जजों के वेतन पार्लियामेंट तय करती है और इसे नियुक्ति के बाद कम नहीं किया जा सकता, सिवाय फाइनेंशियल इमरजेंसी के। रिटायर्ड जजों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलती है। और ये वेतन कहाँ से आता है? जैसा हमने पहले बात की, एससी जजों का वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर और एचसी जजों का राज्य के कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होता है। जहां तक रिमूवल का सवाल है, इसका आधार सिर्फ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी हो सकता है। प्रक्रिया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत होती है और ये बेहद कठिन है। इसके लिए लोकसभा में 100 मेंबर्स या राज्यसभा में 50 मेंबर्स द्वारा हस्ताक्षरित मोशन चाहिए। अगर स्पीकर या चेयरमैन इसे एडमिट करते हैं तो एक 3 मेंबर कमेटी जांच करती है। अगर कमेटी जज को दोषी पाती है तो दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास होने के बाद ही प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकते हैं। आज तक किसी भी जज पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। नहीं हुई है, बिल्कुल सही। फाइनली, लेट्स टच अपॉन अपेलेट एंड ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट की एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन बहुत व्यापक है। हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में यहां अपील की जा सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 136 के तहत स्पेशल लीव पिटीशन का एक असाधारण अधिकार है, जिससे एससी किसी भी अदालत के किसी भी फैसले पर सुनवाई कर सकता है। और हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के पास भी निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ व्यापक अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, जो आर्टिकल 131 में है, वो केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए है। इसे ऐसे समझें कि कुछ मामले इतने खास होते हैं कि आप उन्हें छोटे कोर्ट में नहीं ले जा सकते, आपको सीधे हेड ऑफिस यानी सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ता है। और हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन? उसमें चुनाव याचिकाएं, राजस्व मामले और मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन शामिल है। सोर्स में एक फाइनल नोट भी है। हाँ, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक, कस्टोडियन 3 से जुड़ा एक बहुत ही रोचक तथ्य है। ये प्रावधान प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट को नियुक्त करने की शक्ति देता है। यानी एक ऐसा कानून का विद्वान जो शायद कभी जज या वकील ना रहा हो, जैसे कोई बेहतरीन कानून का प्रोफेसर। लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक इस शक्ति का इस्तेमाल एक बार भी नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कुछ एडिशनल प्रोविजन से शुरू करते हैं। पहला है एड हॉक जज, आर्टिकल 127। ये क्या है और इसकी जरूरत कब पड़ती है? हाँ, देखिए, ये प्रोविजन तब इस्तेमाल होता है जब सुप्रीम कोर्ट में किसी सेशन को कंडक्ट करने के लिए जजों का क्वोरम, मतलब कोरम यानी न्यूनतम संख्या? बिल्कुल, न्यूनतम संख्या पूरी नहीं हो पाती। अच्छा। तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सीजेआई,
किसी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस में कंसल्टेशन भी जरूरी होता होगा, है ना? हाँ, इसके लिए संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट दोनों के साथ कंसल्टेशन जरूरी है। और इन एडहॉक जजेस की पावर्स क्या वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों के बराबर होती हैं? हाँ, एडहॉक जजेस के पास सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही जुरिस्डिक्शन, पावर्स और प्रिविलेजेस होती हैं। बस एक शर्त है। वो क्या? शर्त ये है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। समझ गया, बिल्कुल साफ है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की सीट की, जैसा आर्टिकल 130 में बताया गया है। संविधान तो कहता है कि ये दिल्ली में है। हाँ, संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही स्थित है। लेकिन क्या इसे कहीं और भी बैठाया जा सकता है? हाँ, सीजीआई चाहे तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ सुप्रीम कोर्ट की सीट के लिए कोई और जगह भी अपॉइंट कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। चलिए, अब कोर्ट के प्रोसीजर पर आते हैं। इसमें सबसे पहले है रूल मेकिंग पावर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के अप्रूवल से अपने प्रैक्टिस और प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए रूल्स बना सकता है। और बेंच कंपोजिशन के बारे में क्या? मतलब कौन से केस कितने जज सुनेंगे? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस का फैसला कम से कम 5 जजेस की बेंच करती है। और दूसरे केसेस? दूसरे केसेस का फैसला सिंगल या डिवीजन बेंचेस कर सकती हैं। ओ ठीक है। और जजमेंट डिलीवरी का प्रोसेस क्या है अगर जजों में मतभेद हो तो? फैसला मेजॉरिटी वोटिंग से लिया जाता है, लेकिन डिसेंटिंग ओपिनियंस यानी असहमति वाले विचारों के लिए भी प्रोविजंस हैं, वो भी जजमेंट का हिस्सा बनते हैं। Here's where it gets really interesting. आर्टिकल 136 यानी अपील बाय स्पेशल लीव, ये तो एक बहुत ही पावरफुल प्रोविजन लगता है भी ये सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के जजमेंट से अपील करने की स्पेशल लीव देने की पावर देता है। किसी भी कोर्ट से? हाँ, सिवाय कोर्ट मार्शल के। तो इसके की फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली बात, ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है, अधिकार नहीं। मतलब कोर्ट की मर्जी है कि वो अपील सुने या न सुने। अच्छा। दूसरा, ये फाइनल और इंटरलॉक्यूटरी दोनों तरह के जजमेंट्स पर लागू होता है। और ये किन-किन मामलों को कवर करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, मतलब लगभग हर तरह के मामलों को कवर करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम एक्सेप्शनल केसेस में ही किया जाता है। अब आते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पर। आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट कब सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांग सकते हैं? प्रेसिडेंट 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं। कौन से 2 मामले? पहला, जब पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई लॉ या फैक्ट का सवाल हो। और दूसरा? जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज या अग्रीमेंट से कोई डिस्प्यूट पैदा हो। और क्या सुप्रीम कोर्ट को ओपिनियन देना ही पड़ता है? यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देने से मना कर सकता है, लेकिन दूसरे केस में मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज वाले मामले में ओपिनियन देना जरूरी है। और उस ओपिनियन की लीगल वैल्यू क्या होती है? क्या वो बाइंडिंग है? नहीं, ये ओपिनियन एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं। प्रेसिडेंट इसे मान भी सकते हैं और नहीं भी। ओके, लेट्स अनपैक सम की पास्ट रेफरेंसेस। पहला है केशव सिंह केस 1965 का। हाँ, इस केस में लेजिस्लेचर्स प्रिविलेजेस की इंटरप्रिटेशन की गई थी, मतलब विधायिका के क्या विशेषाधिकार हैं। और थर्ड जजेस केस 1998। इसने क्या डिफाइन किया? इसने कोलिजियम प्रोसेस को और मजबूत किया। जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसे एक तरह से फॉर्मलाइज किया। संविधान की इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? आर्टिकल 147। सुप्रीम कोर्ट संविधान का अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, मतलब संविधान का अंतिम अर्थ क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है। और ये इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो कुछ डॉक्ट्रिन्स मतलब सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है? हाँ बिल्कुल, ये गाइडिंग डॉक्ट्रिन्स हैं, जैसे सेवरेबिलिटी, वेवर, इक्लिप्स, पिथ एंड सब्सटेंस और भी कई हैं। ये डॉक्ट्रिन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। जरूर। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर किसी कानून का कोई हिस्सा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो सिर्फ उस ऑफेंडिंग प्रोविजन को वॉइड किया जा सकता है, पूरे स्टैट्यूट को इनवैलिड किए बिना। अच्छा, मतलब अगर एक हिस्सा खराब है तो पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स या प्रिविलेजेस को स्वेच्छा से छोड़ नहीं सकता। और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ये क्या है? इसका मतलब है कि जो लॉज फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट है वो खत्म नहीं होते, बल्कि फंडामेंटल राइट्स द्वारा ओवरशैडोड, मतलब ढक लिए जाते हैं। दिलचस्प। तो अगर बाद में फंडामेंटल राइट बदल जाए तो वो कानून फिर से एक्टिव हो सकता है? हाँ बिल्कुल। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। ये कहता है कि स्टेट लॉज केवल स्टेट के भीतर ही लागू होते हैं, जब तक कि उस कानून का राज्य के बाहर किसी वस्तु से एक सफिशिएंट नेक्सस यानी संबंध मौजूद न हो। और डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, ये कहता है कि किसी लेजिस्लेशन की वैलिडिटी उसके सब्सटेंस पर, मतलब उसके सार पर निर्भर करती है, न कि उसके इंसिडेंटल इफेक्ट्स पर। अगला है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। इसका मतलब है कि जो काम आप सीधे नहीं कर सकते वो आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। ये मिसयूज को रोकने के लिए है। समझ गया। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स, इसका मतलब है कि जो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड शक्तियां हैं उन्हें लागू करने के लिए जो जरूरी सहायक शक्तियां हैं वो भी विधायिका के पास होती हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट तो काफी सीधा है। हाँ, प्रायर कोर्ट डिसीजंस फ्यूचर के समान केसेस पर बाइंडिंग होते हैं। और डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, इसका मतलब है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों ने एक ही विषय पर कानून बनाया है और राज्य का कानून केंद्र के कानून के रिपग्नेंट है
तो राज्य का कानून काम नहीं करेगा। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग इसका मतलब है कि कोर्ट का कोई नया फैसला सिर्फ भविष्य में लागू होगा, पुराने मामलों पर नहीं। और डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, जब दो प्रोविजंस में टकराव हो तो उनकी इस तरह व्याख्या करना कि दोनों में हार्मनी बनी रहे। और आखिर में डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है कि संविधान को ब्रॉडली, मतलब उदारता से पढ़ा जाना चाहिए, शाब्दिक रूप से नहीं। इन डॉक्ट्रिन्स के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ और भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। हाँ हैं, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से जुड़े डिस्प्यूट्स पर फैसला देना। ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और फाइनल अथॉरिटी है। और यूपीएससी से जुड़ा भी कुछ है। हाँ, ये प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर यूपीएससी मेंबर्स के कंडक्ट की जांच करता है और इस मामले में इसकी सलाह बाइंडिंग होती है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदल सकता है? हाँ, उसके पास अपने जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर है। इसे सेल्फ करेक्शन कहते हैं। और केस मैनेजमेंट को लेकर? वो हाई कोर्ट से केसेस विथड्रॉ कर सकता है और केसेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर भी कर सकता है। और इसके फैसलों की बाइंडिंग अथॉरिटी? सुप्रीम कोर्ट के लॉ और जजमेंट सभी इंडियन कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। क्या संसद इसकी शक्तियों को बढ़ा सकती है? हाँ, पार्लियामेंट यूनियन मैटर्स पर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को और बढ़ा सकता है। जुडिशरी से जुड़े कुछ की आर्टिकल्स भी हैं। आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिक्लेयर किया गया लॉ भारत के सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। और आर्टिकल 142, ये तो अक्सर चर्चा में रहता है। हाँ, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी पेंडिंग मामले में कंप्लीट जस्टिस सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास करने की शक्ति देता है। कंप्लीट जस्टिस, ये तो बहुत व्यापक शब्द है। बिल्कुल, ये प्रोविजन जुडिशियल एक्टिविज्म से जुड़ा है। जैसे यूनियन कार्बाइड केस, मतलब भोपाल गैस ट्रेजेडी, 1989 में एससी ने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। यूपीएससी 2019 के एक मामले में हुए अन्याय को दूर करने के लिए भी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल हुआ। अब एडवोकेट्स के टाइप्स पर आते हैं। एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत पहला है सीनियर एडवोकेट्स। हाँ, इन्हें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा मेरिट के आधार पर डेजिग्नेट किया जाता है। एलिजिबिलिटी में बार में उनकी स्टैंडिंग, एक्सपीरियंस या लॉ में विशेषज्ञता को देखा जाता है। और क्या रिटायर्ड जज भी सीनियर एडवोकेट बन सकते हैं? हाँ, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जजेस को भी कंसिडर किया जा सकता है। इनके प्रैक्टिस के लिए कोई खास नियम है? हाँ, उन्हें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होना होता है। और ये डेजिग्नेशन प्रोसेस होता कैसे है? ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के तहत गवर्न्ड है। एक परमानेंट कमेटी है जिसकी अध्यक्षता सीजीआई करते हैं। वो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशंस को हैंडल करती है। उस कमेटी में और कौन कौन होता है? सीजीआई चेयरपर्सन, 2 सीनियर मोस्ट एससी जजेस, अटॉर्नी जनरल और बार का एक मेंबर होता है जिसे चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या एओआर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट में किसी पार्टी के लिए केस फाइल और एक्ट कर सकता है। और एओआर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? कम से कम 4 साल की स्टैंडिंग वाले एडवोकेट्स एओआर एग्जाम पास करने के बाद रजिस्टर कर सकते हैं। ये एग्जाम कब से हो रहा है? हाँ, एडवोकेट्स को एक एओआर के अंडर कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जिसकी स्टैंडिंग 10 साल से ज्यादा हो। और तीसरे हैं अदर एडवोकेट्स। ये वो सभी एडवोकेट्स हैं जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन वे एससी के सामने तब तक प्लीड नहीं कर सकते जब तक उन्हें एससी द्वारा इंस्ट्रक्ट या परमिट न किया जाए या वे किसी एओआर के साथ ना हो। एडवोकेट्स एक्ट 1961 पर एक और पॉइंट है। हाँ, ये एक्ट भारत में लॉ प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के एक ही क्लास एडवोकेट्स को मान्यता देता है। इस एक्ट के तहत कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटॉर्नीज भी एडवोकेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हैं। अब हाई कोर्ट से जुड़े कुछ प्रोविजंस देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ जजेस, आर्टिकल 222। हाई कोर्ट्स के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रांसफर होने वाले जजों को कोई अलाउंस मिलता है? हाँ, उन्हें कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है जैसा पार्लियामेंट तय करे। क्या इस ट्रांसफर को चैलेंज किया जा सकता है? हाँ, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन है ताकि आर्बिट्रेरी ट्रांसफर को रोका जा सके। ट्रांसफर किए गए जज इसे चैलेंज कर सकते हैं। और थर्ड जजेस केस 1998 का यहाँ भी जिक्र है। हाँ, उसके अनुसार सीजेआई मस्ट कंसल्ट अ कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द एससी and the chief justices of the relevant high courts. एडिशनल और एक्टिंग जजेस के बारे में क्या? आर्टिकल 224। प्रेसिडेंट टेम्पररी इंक्रीजेस के दौरान 2 साल तक के लिए एडिशनल जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। और इनकी एज लिमिट? 62 साल की उम्र के बाद पद पर नहीं रह सकते। हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब आर्टिकल 227, ये कितना व्यापक है? ये बहुत व्यापक है। इसके तहत हाई कोर्ट अपने राज्य के सभी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर सुपरिंटेंडेंस रखता है, मिलिट्री कोर्ट्स को छोड़कर। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस दोनों शामिल हैं और हाई कोर्ट सुओ मोटो, मतलब अपनी पहल पर भी एक्ट कर सकता है। तो इसका इस्तेमाल कब होता है? इसका इस्तेमाल एक्स्ट्रॉर्डिनरी जस्टिस वायलेशंस और मैनिफेस्ट इनजस्टिस के मामलों में होता है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर हाई कोर्ट का कंट्रोल? आर्टिकल 227। हाँ, गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट और प्रमोशन में हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है। और अगर निचली अदालत के किसी केस में संविधान का सवाल हो तो हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट से ऐसे केसेस विड्रॉ कर सकता है जिनमें सब्सटैंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हों
और हाँ, सुप्रीम कोर्ट का लॉ हाई कोर्ट पर बाइंडिंग होता है। कुछ हाई कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन एक से ज्यादा स्टेट्स या यूटीज पर है। हाँ, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव पर है। और गुवाहाटी? गुवाहाटी हाई कोर्ट का असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पर। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पर। कैलकाटा हाई कोर्ट का? वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। मद्रास का तमिलनाडु, पुदुचेरी पर। और केरला हाई कोर्ट का केरला और लक्षद्वीप पर? बिल्कुल। अब हायरार्की में नीचे आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। हाँ, संविधान का पार्ट 6 आर्टिकल 233 से 237 तक सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस और ऑर्गेनाइजेशन सुनिश्चित करता है। डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? आर्टिकल 233। उनकी अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा हाईकोर्ट के कंसल्टेशन से होती है। और क्वालिफिकेशंस? वो यूनियन या स्टेट सर्विस में नहीं होने चाहिए, कम से कम 7 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस हो और हाईकोर्ट ने उनकी रिकमेंडेशन दी हो। और अदर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स? आर्टिकल 234। वो गवर्नर द्वारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाईकोर्ट से कंसल्ट करने के बाद बनाए गए नियमों के अनुसार होती है। आर्टिकल 235 में जो कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, वो हाई कोर्ट को क्या शक्तियां देता है? हाईकोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और लोअर ऑफिसर्स को मैनेज करता है, जिसमें पोस्टिंग, प्रमोशन और लीव शामिल हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जज रैंक से नीचे के ऑफिसर्स के लिए है। आर्टिकल 236 में डिस्ट्रिक्ट जज टर्म की इंटरप्रिटेशन कैसे की गई है? इसमें सिटी सिविल कोर्ट जजेस, सेशंस जजेस और चीफ मैजिस्ट्रेट्स भी शामिल हैं। और जुडिशियल सर्विस का मतलब है वो पोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे हैं। अब जमीनी स्तर पर जुडिशियल स्ट्रक्चर एंड जुरिस्डिक्शन को समझते हैं। हाईकोर्ट के नीचे हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट जजेस सिविल और सेशंस जजेस क्रिमिनल होते हैं। इनके पास एपेलेट और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दोनों होती हैं। इनकी पावर्स क्या है? डिस्ट्रिक्ट जजेस सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को हैंडल करते हैं। सेशंस जजेस लाइफ इम्प्रिजनमेंट या कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट के लिए हाई कोर्ट कन्फर्मेशन जरूरी है। और रोवर कोर्ट्स? इनमें सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मुंसिफ्स कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट शामिल हैं। इनके सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन अलग-अलग है। मेट्रोपॉलिटन एंड अदर कोर्ट्स के बारे में भी सोर्स में बताया गया है। हाँ, सिटी सिविल कोर्ट्स मेट्रोपॉलिटन एरियाज में सिविल केसेस हैंडल करते हैं। और क्रिमिनल केसेस? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट्स मेट्रोपॉलिटन एरियाज में क्रिमिनल केसेस देखते हैं। स्मॉल कॉज कोर्ट्स छोटे सिविल केसेस पर समरी डिसीजंस देते हैं। और ग्रास रूट्स लेवल पर? वहाँ पंचायत कोर्ट्स हैं जो अलग-अलग स्थानीय नामों से जाने जाते हैं और छोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल करते हैं। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ही जुडिशियल सिस्टम की नींव है। लिटिगेशन के अलावा भी डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के तरीके हैं जिन्हें एडीआर कहते हैं। हाँ, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक स्ट्रक्चर्ड नॉन जुडिशियल प्रोसेस है जो पार्टीज को लिटिगेशन के बिना एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी की मदद से अग्रीमेंट तक पहुंचने में मदद करता है। इसके मुख्य मेथड्स कौन-कौन से हैं? एक है आर्बिट्रेशन, जिसमें एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर बाइंडिंग डिसीजंस देता है। दूसरा? कॉन्सिलिएशन, जिसमें एक न्यूट्रल पार्टी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करती है। मीडिएशन? मीडिएशन में एक फैसिलिटेटर पार्टीज को सेटलमेंट निगोशिएट करने में मदद करता है। ये नॉन बाइंडिंग है। और नेगोशिएशन? नेगोशिएशन में पार्टीज सीधे बिना किसी तीसरे पक्ष के डिस्प्यूट रिजॉल्व करती हैं। अब बात करते हैं एनएलएसए की, जो फ्री लीगल सर्विसेज प्रदान करने के लिए बनाई गई है। हाँ, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत बनी थी, जो नवंबर 1995 से इफेक्टिव हुई। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी के वीकर सेक्शंस को फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज प्रदान करना, ताकि जस्टिस के अवसर किसी को भी डिनाई ना हो। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं। हाँ, आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड सुनिश्चित करता है और आर्टिकल्स 14 एंड 22(1) लॉ के सामने इक्वालिटी सुनिश्चित करने की स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। लोकल लेवल पर कौन सी संस्थाएं हैं? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं जो लोक अदालत और अवेयरनेस कैंप्स आयोजित करती हैं, और द सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमिटी सुप्रीम कोर्ट के लिए मैनेजमेंट करती है। फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एलिजिबल कौन है? Women, children, SC/ST members, victims of disaster, disabled persons और low income individuals। इनकम सीलिंग क्या है? 1 लाख रुपीस और सुप्रीम कोर्ट के लिए 1.25 लाख रुपीस। कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं? कोर्ट फीस, लॉयर सर्विसेज, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट कॉपीज और अपील प्रेपरेशन। इसके कुछ इनिशिएटिव्स? हाँ, दिशा स्कीम है 2021-26 तक जस्टिस एक्सेस को फैसिलिटेट करने के लिए, और न्याय बंधु जो एक प्रो बोनो लीगल सर्विस है। एडीआर का एक बहुत ही जाना-माना रूप है लोक अदालत, यानी पीपल्स कोर्ट। हाँ, ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो डिस्प्यूट्स को एमिकली रिजॉल्व करता है। ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पर आधारित है। इसे लीगल स्टेटस कब मिला? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत इसे एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क प्रदान किया गया है। वैसे पहला लोक अदालत गुजरात में 1982 में हुआ था। इसमें कौन-कौन होता है? एक सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज अ चेयरमैन, एक लॉयर और एक सोशल वर्कर। लोक अदालत के टाइप्स क्या हैं? नेशनल लोक अदालत हैं जो देश भर में होती हैं। फिर स्टेट लोक अदालत हैं जिन्हें रेगुलर लोक अदालत भी कहते हैं।
रेगुलर लोक अदालत के भी टाइप्स हैं? हाँ, जैसे कंटिन्यूअस, डेली, मोबाइल और मेगा लोक अदालत। एक परमानेंट लोक अदालत भी है? हाँ, ये 2002 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट में संशोधन के जरिए एस्टैब्लिश हुई। इसका पर्पस क्या है? पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से संबंधित डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, जैसे कि जैसे ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस। इसकी पेक्यूनरी लिमिट 1 करोड़ रुपए है। और इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ नहीं है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पर इसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसकी प्रोसेस क्या है? पार्टीज अप्रोच कर सकती हैं, पहले सेटलमेंट की कोशिश होती है, अगर नहीं होता तो मेरिट्स पर डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है। और इसका अवार्ड? अवार्ड फाइनल और बाइंडिंग होता है, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। शुरुआत करते हैं ग्राम न्यायालय से। इनका मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो बहुत सीधा और जरूरी है। ग्रामीण भारत में लोगों के दरवाजे तक न्याय पहुंचाना। डोर स्टेप जस्टिस। बिल्कुल। मकसद ये है कि न्याय की प्रक्रिया तेज हो, खर्चीली ना हो और छोटे मोटे विवादों के लिए लोगों को जिला अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े। तो इनका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ होता है? क्या हर पंचायत के लिए एक? नहीं, हर पंचायत के लिए नहीं। कानून के अनुसार ये हर पंचायत के लिए इंटरमीडिएट लेवल पर स्थापित की जाती हैं। अच्छा। या फिर कुछ आसपास की पंचायतों के समूह के लिए एक। इनका हेडक्वार्टर्स तो इंटरमीडिएट पंचायत में होता है, पर एक बहुत यूनिक बात है। वो क्या है? कि ये मोबाइल कोर्ट्स की तरह भी काम करती हैं। ये गांव का दौरा करती हैं ताकि न्याय सचमुच लोगों तक पहुंचे। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। तो इनकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है? इन्हें चलाता कौन है? इनकी अध्यक्षता एक पीठासीन अधिकारी करते हैं, जिन्हें न्यायाधिकारी कहा जाता है। न्यायाधिकारी। हाँ। और ये फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पद के बराबर होते हैं। ओके। इनकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है, हाई कोर्ट के परामर्श से। हाँ। और ये भी जरूरी है कि एससी, एसटी, महिलाओं और अन्य समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। और इनका जुरिस्डिक्शन, मतलब ये किस तरह के मामले सुन सकते हैं? इनका जुरिस्डिक्शन सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के मामलों तक फैला है, जो कानून के फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में बताए गए हैं। तो ये दोनों तरह के केसेस हैंडल करते हैं? हाँ, ये छोटे मोटे आपराधिक अपराधों और नागरिक विवादों दोनों की सुनवाई एक समरी प्रोसीजर के तहत करते हैं। मतलब तेजी से? मैंने सुना है कि इसमें कॉन्सिलिएशन यानी सुलह पर भी बहुत जोर दिया जाता है। हाँ। ये यूपीएससी 2016 में पूछा भी गया था। हाँ, बिल्कुल सही। ये ग्राम न्यायालयों का एक बहुत ही प्रगतिशील पहलू है। अदालतें पहले नियुक्त मध्यस्थों या कॉन्सिलिएटर्स की मदद से विवाद को सुलझाने की कोशिश करती हैं। अच्छा। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अदालतें इंडियन एविडेंस एक्ट के सख्त नियमों से बंधी नहीं हैं। ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर चलती हैं। एक मिनट, नेचुरल जस्टिस का यहाँ क्या मतलब है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर चलते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। फेयर ट्रायल। एग्जैक्टली। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए और फैसला बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। समझ गई। और अगर कोई इनके फैसले से सहमत ना हो तो अपील्स का क्या प्रावधान है? अपील्स का प्रावधान भी बहुत स्पष्ट है। ये भी यूपीएससी 2016 का एक पॉइंट था। क्रिमिनल केसेस में अपील सेशंस कोर्ट में की जाती हैं। और उसका निपटारा 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य है। और सिविल केसेस में? सिविल केसेस में अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है और वहां भी यही 6 महीने की टाइम लिमिट लागू होती है। बहुत बढ़िया। और न्यायाधिकारियों की सैलरी और दूसरी चीजें? उनकी सैलरी और भत्ते फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बराबर होते हैं और कार्रवाई की लैंग्वेज स्थानीय राज्य भाषा होती है, ताकि सब समझ सकें। बिल्कुल। और ग्राम न्यायालय के फैसले को एक डिग्री माना जाता है और उसे लागू करने के लिए भी समरी प्रोसीजर्स का ही पालन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कमर्शियल कोर्ट्स पर। इनका मुख्य पर्पस क्या है? हाँ, तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स की प्रकृति मतलब वो बिल्कुल अलग होती है। इसीलिए कमर्शियल कोर्ट्स का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक विवादों के तेज और कुशल समाधान के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करना है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो सके। एग्जैक्टली। ये 3 स्तरों पर काम करते हैं। पहला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमर्शियल कोर्ट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स स्थापित करती हैं। कितनी वैल्यू के डिस्प्यूट्स के लिए? 3 लाख रुपए से अधिक के विवादों के लिए। दूसरा स्तर है कमर्शियल एपेलेट कोर्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट जज के स्तर पर होते हैं और निचली अदालतों से अपील सुनते हैं। और तीसरा स्तर हाई कोर्ट के भीतर है? हाँ, जिन हाई कोर्ट्स के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, वहां वाणिज्यिक विवादों के लिए कमर्शियल डिवीजन होता है और अपील सुनने के लिए कमर्शियल एपेलेट डिवीजन भी होता है। ओके, अब बात करते हैं ट्रिब्यूनल स्कीम। ये क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स असल में जुडिशियल या क्वाजी जुडिशियल निकाय हैं। इन्हें किसी खास कानून के तहत विशेष प्रकार के विवादों को हल करने के लिए बनाया जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज। सही। इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं? जी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने संविधान में पार्ट 14A जोड़ा, जिसमें 2 आर्टिकल्स थे। पहला आर्टिकल 323A, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित है। बिल्कुल, और दूसरा है आर्टिकल 323B, जो कराधान जैसे अन्य मामलों के लिए ट्रिब्यूनल्स को कवर करता है। सही। तो इन दोनों आर्टिकल्स में मुख्य अंतर क्या है? इनमें कुछ मुख्य अंतर हैं। आर्टिकल 323A के तहत ट्रिब्यूनल सिर्फ पब्लिक सर्विस के मामलों के लिए स्थापित होते हैं, जबकि 323B के तहत 323B के तहत विभिन्न अन्य मामलों के लिए।
एक और अंतर ये है कि 323A के तहत ट्रिब्यूनल्स केवल पार्लियामेंट द्वारा बनाए जा सकते हैं। जबकि 323B के तहत पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों इन्हें स्थापित कर सकते हैं। राइट। और अंत में आर्टिकल 323A के तहत ट्रिब्यूनल्स की कोई हायरार्की नहीं होती। जबकि 323B के तहत एक हायरार्की स्थापित की जा सकती है। बिल्कुल। अब ट्रिब्यूनल्स की कुछ मुख्य विशेषताओं मतलब सैलिएंट फीचर्स को देखते हैं। इनमें एक्सपर्टीज होती है, ये तो आपने बताया। हाँ, विशेष ज्ञान वाले सदस्य होते हैं। दूसरा, इनके फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स होते हैं। ये सिविल प्रोसीजर कोड मतलब CPC से बंधे नहीं होते हैं। और ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करते हैं। सही कहा। इनके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स होती हैं। ये सबूत सुन सकते हैं, गवाहों की जांच कर सकते हैं और बाध्यकारी निर्णय दे सकते हैं। इनका एक्सपेडाइटेड प्रोसेस पारंपरिक अदालतों की तुलना में तेजी से समाधान सुनिश्चित करता है। हाँ, और इनके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए एक अपीलेट अथॉरिटी होती है। तो बेसिकली इनके फंक्शंस क्या हुए? संक्षेप में, विवादों को हल करना, अधिकारों का निर्धारण करना, प्रशासनिक निर्णय लेना और कार्यपालिका से स्वतंत्र रूप से काम करना। ट्रिब्यूनल्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो आर्टिकल 323A के अंतर्गत आते हैं। इसमें सबसे प्रमुख है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है। जी, और अन्य राज्यों में अतिरिक्त बेंचेस हैं। इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक है? इसका जुरिस्डिक्शन अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय नागरिक सेवाओं और रक्षा सेवाओं के सिविलियन एम्प्लॉइज को कवर करता है। लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र से कुछ लोग बाहर भी हैं, जैसे कि रक्षा बलों के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और पार्लियामेंट के सचिवीय कर्मचारी। बिल्कुल। इसका स्ट्रक्चर एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें 69 सदस्य हैं, 34 जुडिशियल और 35 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर की जाती है। और इनका टर्म? चेयरमैन का टर्म 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक और मेंबर्स का 5 साल या 62 वर्ष की आयु तक होता है। ओके। इनकी प्रोसीजर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, CPC पर नहीं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है अपील्स का। पहले तो अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती थी, राइट? हाँ, शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन एल चंद्र कुमार केस जो 1997 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था बदल दी। तो हाई कोर्ट्स को फिर से अधिकार क्षेत्र मिल गया। हाँ, कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे छीना नहीं जा सकता। इसलिए अब अपीलें पहले संबंधित हाई कोर्ट में की जानी चाहिए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है ये। बहुत। कैट के अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स यानी SATs भी होते हैं। जी। इनकी स्थापना राज्य सरकारों के अनुरोध पर की जाती है। इनका जुरिस्डिक्शन राज्य सरकार के कर्मचारियों तक ही सीमित होता है। इनके चेयरमैन और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट ये भी प्रेसिडेंट द्वारा राज्य के गवर्नर से परामर्श के बाद की जाती है। अभी कुछ राज्यों में SATs हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक। और कुछ राज्यों में इन्हें समाप्त भी किया गया था। हाँ, जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। हालांकि तमिलनाडु और हिमाचल ने फिर से स्थापना का अनुरोध किया है। और एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी JAT का भी प्रावधान है। हाँ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए। इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब दूसरे प्रकार पर आते हैं ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, जो आर्टिकल 323B के अंतर्गत आते हैं। जी। इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को ही अथॉरिटी है कि वो न्यायाधिकरण स्थापित कर सकते हैं। किन एरियाज में? इमिरेट टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शंस, फूड स्टॉप्स और रेंट एंड टेनेंसी राइट्स जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इसके एग्जाम्पल्स होंगे NGT और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बिल्कुल सही। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए अब एक पारंपरिक कोर्ट ऑफ लॉ और एक ट्रिब्यूनल के बीच के अंतर को समझते हैं। देखिए, एक अदालत पारंपरिक न्यायिक प्रणाली का हिस्सा है, जबकि एक ट्रिब्यूनल वो एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है जिसे न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। अदालतों में न्यायाधीश कार्यपालिका से स्वतंत्र होते हैं, जबकि ट्रिब्यूनल्स में सदस्यों का कार्यकाल कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित होता है। एक और बड़ा अंतर ये है कि अदालतें कानून की वैधता का आकलन कर सकती हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल्स लेजिस्लेटिव वायर्स का आकलन नहीं कर सकते। करेक्ट। अदालतें सबूत और प्रक्रिया के नियमों से बंधी होती हैं, जबकि ट्राइब्यूनल्स प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं। अदालतों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कानून में प्रशिक्षित होते हैं, जबकि ट्राइब्यूनल के सदस्यों के पास औपचारिक कानूनी प्रशिक्षण की कमी हो सकती है, क्योंकि उनमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं। और अंत में अदालतों के निर्णय ऑब्जेक्टिव एविडेंस पर आधारित होते हैं। हाँ, जबकि ट्राइब्यूनल के निर्णय सब्जेक्टिव हो सकते हैं और नीति से प्रभावित हो सकते हैं। हाल ही में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 लाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था विभिन्न ट्राइब्यूनल्स के कामकाज को स्ट्रीमलाइन और रैशनलाइज करना, ताकि एफिशिएंसी बढ़े और लागत कम हो। ये फाइनेंस एक्ट 2017 पर आधारित है। जी, जिसने कई ट्राइब्यूनल्स का विलय कर दिया था। इस नए अधिनियम के तहत अध्यक्ष और सदस्यों का चयन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। हाँ, और सरकार को सिफारिशों पर 3 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होती है। एलिजिबिलिटी और टेन्योर भी निर्धारित किया गया है। हाँ, कार्यकाल अब 4 साल का होगा। चेयरपर्सन के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष, सदस्यों के लिए 67 वर्ष और नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष है।
अधिनियम में यूनिफॉर्म पे की भी बात है। जी, यानी सभी ट्राइब्यूनल्स में समान मुआवजा और नियम। चेयरपर्सन या मेंबर्स को रिमूवल के भी आधार बताए गए हैं। जैसे इंसॉल्वेंसी, मॉरल टर्पिट्यूड, इनकैपेसिटी वगैरह। करेक्ट। और भंग किए गए ट्राइब्यूनल्स के सदस्यों के लिए कंपनसेशन का भी प्रावधान है। चलिए अब जुडिशरी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि जुडिशियल रिव्यू शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा है। कहीं नहीं। लेकिन आर्टिकल्स 13, 32, 226 जैसे कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये शक्ति देते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति यूएसए से मानी जाती है। और यूपीएससी 2017 में भी पूछा गया था, जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका की वो शक्ति है जिसके द्वारा वह कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय देती है। बिल्कुल। अगला है जुडिशियल एक्टिविज्म। ये अवधारणा भी यूएसए में ही उत्पन्न हुई। इस शब्द को पहली बार 1947 में आर्थर स्लेशिंजर जूनियर ने गढ़ा था। हाँ, जो एक अमेरिकी इतिहासकार थे। भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में आया। जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पीएन भागवती, हाँ, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी और जस्टिस डीए देसाई ने देश में इसकी नींव रखी। इसी से जुड़े हैं जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल रिस्ट्रेंट। बिल्कुल। यहाँ एक और अवधारणा है, जुडिशियल एक्सपेरिमेंटलिज्म। ये क्या है? ये तब होता है जब अदालतें शासन में कमियों को भरने के लिए कानून की सख्त व्याख्या से आगे जाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विशाखा गाइडलाइंस 1997 की। राइट, जब तक कि 2013 में पॉश एक्ट नहीं बना। एग्जैक्टली। तो चलिए अब इन चारों अवधारणाओं की तुलना करते हैं। डेफिनेशन के स्तर पर क्या अंतर है? जुडिशियल रिव्यू कानूनों की समीक्षा है। जुडिशियल एक्टिविज्म समकालीन मुद्दों को हल करने के लिए संविधान की व्याख्या है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट तब है जब न्यायाधीश कानून को रद्द करने से बचते हैं। और जुडिशियल ओवररीच तब होता है जब न्यायपालिका दूसरे अंगों के क्षेत्र में अतिक्रमण करती है। इनके गोल्स भी अलग है। रिव्यू का लक्ष्य कानूनों को संविधान के अनुरूप बनाना है। एक्टिविज्म का लक्ष्य सामाजिक जरूरतों को पूरा करना है। रिस्ट्रेंट का लक्ष्य नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप को सीमित करना है। और ओवररीच का लक्ष्य कार्यपालिका या विधायिका की विफलताओं की भरपाई करना होता है। और पावर के संदर्भ में रिव्यू असंवैधानिक कानूनों को अमान्य करके मौलिक अधिकारों को लागू करता है। एक्टिविज्म तब कार्य करता है जब अन्य निकाय विफल होते हैं, अक्सर पीआईएल्स के माध्यम से। रिस्ट्रेंट न्यायिक विनम्रता बनाए रखता है और ओवररीच अक्सर कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्र का उल्लंघन करता है। एग्जाम्पल्स देखें तो आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द करना जुडिशियल रिव्यू है। पीआईएल्स का उपयोग जुडिशियल एक्टिविज्म है। राजमार्गों के पास शराब पर प्रतिबंध या फिल्मों का सेंसरशिप, ये जुडिशियल ओवररीच के उदाहरण माने जाते हैं। और कानूनों को बनाए रखना जब तक कि वे स्पष्ट रूप से उल्लंघन न करें, ये जुडिशियल रिस्ट्रेंट है। बिल्कुल। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर इम्पैक्ट? जुडिशियल रिव्यू कानून के शासन को सुनिश्चित करता है। एक्टिविज्म सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। रिस्ट्रेंट शक्तियों के पृथक्करण का सम्मान करता है। और ओवररीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है। जुडिशियल रिव्यू को समझने के लिए कुछ प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे गोलखनाथ वी स्टेट ऑफ पंजाब 1967। हाँ, इसमें अदालत ने फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसके जवाब में 24th अमेंडमेंट लाया गया, जिसने संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की अनुमति दे दी। और फिर आया वो ऐतिहासिक मामला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसने संशोधन शक्ति पर सीमाएं लगाईं और कहा कि संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को सुरक्षित किया जाना चाहिए। और अंत में आईआर कोहिलो केस। हाँ, 2007 का केस। इसने जुडिशियल रिव्यू को एक बेसिक फीचर के रूप में पुष्टि की और कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में जोड़े गए कानूनों को भी चुनौती दी जा सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पीआईएल आखिर है क्या। जी, इसे और भी कुछ नामों से जाना जाता है ना? हाँ, इसे सोशल एक्शन लिटिगेशन मतलब एसएएल, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन एसआईएल और क्लास एक्शन लिटिगेशन सीएएल भी कहा जाता है। अच्छा। मूल रूप से ये पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित के लिए शुरू की गई एक कानूनी कार्रवाई है। तो इसका असल मकसद क्या है? इसका उद्देश्य है उन व्यक्तियों के लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करते हैं। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? क्या ये हमेशा से भारतीय न्याय व्यवस्था का हिस्सा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ओरिजिन हुआ था 1960s में यूएसए में। यूएसए में? जी, भारत में इसे 1980s के दशक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से लाया गया। अच्छा, तो ये जुडिशरी का अपना इनिशिएटिव था। हाँ, इसमें जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर और जस्टिस पीएन भागवती ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी। ये उन अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकसित किया गया था जिनके पास कानूनी मदद के लिए संसाधन नहीं थे। इसके मुख्य फीचर्स क्या हैं? मतलब ये सामान्य मुकदमों से अलग कैसे है? देखिए, पीआईएल का मुख्य फोकस है गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित करना। ये डिसएडवांटेज ग्रुप्स के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों को उठाता है। ये पारंपरिक मुकदमेबाजी मतलब ट्रेडिशनल लिटिगेशन की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल है और जनता के कर्तव्यों को सक्रिय रूप से लागू भी करता है। अगर हम पीआईएल के स्कोप की बात करें तो इसमें किस तरह के मुद्दे शामिल होते हैं? इसका दायरा काफी बड़ा लगता है। हाँ, इसका दायरा बहुत व्यापक है।
इसके अंदर कई गंभीर सामाजिक मुद्दे आते हैं, उदाहरण के लिए जैसे बॉन्डेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूरी, वेरी राइट, निग्लेक्टेड चिल्ड्रन यानी उपेक्षित बच्चे, ओके, पुलिस हरासमेंट या पुलिस उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार, अट्रॉसिटीज ऑन विमेन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और फूड अडल्ट्रेशन मतलब खाद्य पदार्थों में मिलावट, और भी बहुत कुछ। तो क्या कुछ ऐसे मामले भी हैं जो पीआईएल के दायरे से बाहर हैं? मतलब इसका मिसयूज रोकने के लिए कुछ सीमाएं होंगी? हाँ बिल्कुल, कुछ मामलों को पीआईएल से बाहर रखा गया है, जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स मतलब मकान मालिक किराएदार के निजी विवाद। ठीक है, वो तो प्राइवेट मैटर हो गया। हाँ, फिर सर्विस मैटर्स जैसे पेंशन और ग्रेच्युटी से जुड़े मामले, ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के खिलाफ सामान्य शिकायतें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन से संबंधित मामले, ये भी पर्सनल मामले हो गए। एकदम। और लंबित मामलों में जल्दी सुनवाई मतलब अर्ली हियरिंग्स के अनुरोध भी पीआईएल में नहीं आते। पीआईएल को गवर्न करने वाले प्रिंसिपल्स क्या है? इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला तो है इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। पीआईएल को आर्टिकल्स 32 और 226 के तहत सुना जा सकता है, यानी प्रोसीजरल लॉज में ढील दे सकती हैं। अच्छा, मतलब नियम थोड़े लचीले हैं। जी, और इसी से जुड़ा है लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल किया जाना। ये लोकस स्टैंडी क्या है? मतलब केस करने का अधिकार। अच्छा, आमतौर पर सिर्फ पीड़ित ही केस कर सकता है, पर पीआईएल में इसे रिलैक्स कर दिया गया है। यानी कोई भी जनहित में केस कर सकता है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ा तीसरा सिद्धांत है नो लोकस स्टैंडी ऑब्जेक्शन, मतलब कोई याचिका की मेंटेनेलिटी पर इस आधार पर सवाल नहीं उठा सकता। इंटरेस्टिंग। चौथा है प्राइवेट लॉ लिमिट्स। आमतौर पर पीआईएल के रूप में प्राइवेट डिस्प्यूट्स की अनुमति नहीं है। और पांचवा इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज, मतलब अदालतें आरोपों की जांच के लिए कमीशंस नियुक्त कर सकती हैं। तो पीआईएल कौन फाइल कर सकता है और कहाँ? हु कैन फाइल? कोई भी नागरिक पीआईएल फाइल कर सकता है। कोई भी? हाँ, कोई भी। और वे टू फाइल? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। और ये किसके खिलाफ दायर की जा सकती है? पीआईएल को स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज के खिलाफ दायर किया जा सकता है। मतलब सरकारी संस्थाओं के खिलाफ? जी, इसे प्राइवेट पार्टीज के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। चलिए, अब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने पीआईएल के विकास में अहम भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से। पहला मामला है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। जी, इसने बंधुआ मजदूरों के शोषण, उनकी रिहाई और मुआवजे के मुद्दे को संबोधित किया था। इसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का मामला आता है। हाँ, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर पहला पीआईएल था। अच्छा, और इसने एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत को स्थापित किया। फिर पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का मामला है। जी, इसमें राइट टू लीगल एड और ह्यूमन डिग्निटी को शामिल किया गया था। और आखिर में विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध केस है। बहुत ज्यादा। इस मामले ने कामकाजी महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ दिशा निर्देश स्थापित किए, जो आगे चलकर कानून का आधार बने। चलिए, अब अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से पर आते हैं, इंडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश जुडिशरी के बीच का तुलनात्मक विश्लेषण। सबसे पहले जुडिशियल स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। हाँ, तो इंडियन जुडिशरी में यहाँ सिंगल और इंटीग्रेटेड सिस्टम है। मतलब एक ही पिरामिड। बिल्कुल। अमेरिकन जुडिशरी में यहाँ डबल सिस्टम है, यानी फेडरल और स्टेट स्तर पर अलग अलग। और ब्रिटेन में ब्रिटिश जुडिशरी में यूनिटरी सिस्टम है। लीगल सिस्टम के आधार पर क्या अंतर है? इंडिया का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन और कॉमन लॉ दोनों पर आधारित है। हाइब्रिड। हाँ, अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशन और कॉमन लॉ है, लेकिन ब्रिटेन में कॉमन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस प्रमुख है। उनका कोई एक लिखा हुआ संविधान नहीं है। अच्छा, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में क्या? इंडिया में ये फेडरल केसेस तक ही सीमित है। अमेरिका में इसमें फेडरल केसेस, मैरिटाइम और एम्बेसडोरियल मामले शामिल हैं, और ब्रिटेन में ये स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। अपैलेट जुरिस्डिक्शन में क्या भिन्नता है? इंडिया में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल केसेस तीनों शामिल हैं। काफी वाइड है। बहुत। अमेरिका में यह मुख्य रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस तक ही सीमित है, और ब्रिटेन में इसमें विभिन्न सिविल और क्रिमिनल केसेस शामिल हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का क्या? इंडिया में हाँ, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जो प्रेसिडेंट को सलाह देने वाली पावर है। जी। अमेरिका में नहीं है और ब्रिटेन में भी नहीं है, लेकिन वहाँ अदालतें प्रस्तुत मामलों में कानून की व्याख्या माने इंटरप्रेट्स लॉ करती हैं। डिस्क्रेशन के मामले में इंडिया में स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है, जो सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी शक्ति है। हाँ, आर्टिकल 136। जी। अमेरिका में एक रिजिड स्ट्रक्चर का पालन होता है, हाँ। और ब्रिटेन में नियुक्तियों पर क्राउन का विवेक यानी डिस्क्रेशन होता है। जुडिशियल रिव्यू एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, इसमें क्या अंतर है? ये बहुत बड़ा अंतर है। इंडिया में इसका दायरा सीमित है, लिमिटेड स्कोप, और ये संविधान के पालन को सुनिश्चित करता है। और अमेरिका में तो ये बहुत पावरफुल है। हाँ, अमेरिका में इसका दायरा बहुत व्यापक है, वाइड स्कोप, और ये कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और ब्रिटेन में यह सीमित है और मुख्य रूप से स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पर ही केंद्रित है। जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स की बात करें तो इंडिया में इसे पार्लियामेंट द्वारा बदला जा सकता है, मतलब एडेप्टेबल बाय पार्लियामेंट। ठीक है। अमेरिका में ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सीमित है,
और ब्रिटेन में यह पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के भीतर काम करता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, डिफेंस राइट्स ऑफ सिटीजंस के मामले में दृष्टिकोण कैसे अलग है? इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का पालन होता है। हालांकि मेनका गांधी केस। हाँ, मेनका गांधी केस 1978 के बाद इसकी व्याख्या में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सार भी शामिल कर लिया गया है। और अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ही सिद्धांत है, जबकि ब्रिटेन में स्टैट्यूट्स और कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स के माध्यम से अधिकारों की रक्षा होती है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस कैसे सुनिश्चित की जाती है? इंडिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सुनिश्चित है। जी। अमेरिका में न्यायाधीशों की लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जिससे वे अत्यधिक स्वतंत्र यानी हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं। और ब्रिटेन में? ब्रिटेन में ये पारंपरिक रूप से स्वतंत्र है, लेकिन पार्लियामेंट से प्रभावित हो सकती है। जजेस की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की प्रक्रिया क्या है? इंडिया में प्रेसिडेंट न्यायिक परामर्श यानी जुडिशियल कंसल्टेशन के बाद नियुक्ति करते हैं। कोलिजियम सिस्टम? जी। अमेरिका में प्रेसिडेंट सेनेट की मंजूरी से नियुक्ति करते हैं। ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। बिल्कुल। और ब्रिटेन में क्राउन प्राइम मिनिस्टर या लॉर्ड चांसलर की सलाह पर नियुक्ति करता है। टेन्योर ऑफ जजेस में क्या अंतर है? इंडिया में ये अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष और हाई कोर्ट्स के लिए 62 वर्ष। ठीक है। अमेरिका में लाइफ टाइम टेन्योर होता है जब तक कि उन्हें इम्पीच न किया जाए। और ब्रिटेन में जज 70 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। रोल ऑफ लेजिस्लेचर, क्या वो फैसलों को पलट सकते हैं? इंडिया में लेजिस्लेचर संशोधनों मतलब अमेंडमेंट्स के साथ न्यायिक निर्णयों को पलट सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए। बिल्कुल। अमेरिका में लेजिस्लेचर कानून पारित कर सकती है जो जुडिशियल रिव्यू के अधीन होते हैं, और ब्रिटेन में लेजिस्लेचर न्यायिक निर्णयों को पलट यानी ओवरराइड कर सकती है। और अंत में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताइए। इंडिया में कलेक्टिव और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। संसद के प्रति या कोर्ट के प्रति नहीं? सही। अमेरिका में कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं है जब तक कि वे कानून का उल्लंघन न करें। और ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मंत्री अदालत में जवाब दे मतलब अकाउंटेबल इन कोर्ट होते हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा, इसकी प्रक्रिया और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझा। जी। साथ ही हमने भारत, अमेरिका और ब्रिटेन की न्यायिक प्रणालियों के बीच की बारीक समानताओं और महत्वपूर्ण अंतरों को भी देखा। यह स्पष्ट है कि कैसे पीआईएल ने भारत में न्याय तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया है, जबकि अन्य प्रणालियों के साथ तुलना हमें अपनी न्यायपालिका की अनूठी विशेषताओं को समझने में मदद करती है। जी। आज की चर्चा के बाद एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि पीआईएल की शक्ति और न्यायिक प्रणालियों के बीच के अंतर को समझने के बाद ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि एक आदर्श न्यायिक प्रणाली में न्याय तक पहुंच यानी एक्सेस टू जस्टिस और शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है।